नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स लेंगे बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर से और उन्हें एनालाइज करेंगे और डिकोड करेंगे बिल्कुल ही सिंपल भाषा में, ताकि आप सब लोगों को अच्छे से ये समझ में आए। कुछ आर्टिकल्स मैं बताता हूँ आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है कि रुपी डिक्लाइन कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट। ये क्यों कर रहा है और कैसे हो रहा है ये हम आपको समझाएंगे इस वीडियो में। और इसके अलावा आपको इसमें हम ये भी बताएंगे कि कैसे सर्विसेज पीएमआई क्या होता है, एक लीडिंग इंडिकेटर। तो जैसे स्टॉक मार्केट में आप इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं जो करंट के बारे में बताते हैं, या लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं, पास के पैरामीटर्स यूज़ करते हैं, बट ये है एक लीडिंग इंडिकेटर जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं और क्या यूज़ है इसका। उसके साथ ही कुछ जियो पॉलिटिकल न्यूज़ हैं या पॉलिटिकल न्यूज़ है, हम वो भी कवर करेंगे आज। और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड भी न्यूज़ है, जहां बाइनेंस के सीईओ मिस्टर जाओ को भी सू किया गया है एसईसी द्वारा। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। पहला आर्टिकल है रुपी डिक्लाइंस 37 पैसा। अब रुपी डिक्लाइन किया है 37 पैसा अगेंस्ट डॉलर, ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। और अहेड ऑफ पॉलिसी मीट होने वाली है। ये लोगों को नहीं पता होगी तो हम अच्छे से इन लेंथ समझाएंगे इस वीडियो में। रुपी डेप्रिशिएट हुआ। डेप्रिशिएट होने का मतलब होता है नीचे जाना, ऑलमोस्ट 0.5 परसेंट पॉइंट अगेंस्ट डॉलर अहेड ऑफ जून मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग। एमपीसी बोलते हैं, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। ये कमेटी डिसीजंस लेती है कि इंटरेस्ट रेट्स, जिसे हम बोलते हैं रेपो रेट बढ़ने चाहिए या नीचे आने चाहिए, या पॉज होना चाहिए, ना बढ़े ना घटे। तो इसकी मीटिंग होनी है, रिव्यू मीटिंग। और एक और चीज़, ओपेक प्लस। ओपेक क्या है? ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है, जो प्रोड्यूस करती हैं, ऑयल प्रोड्यूस करती हैं और एक्सपोर्ट करती हैं, ये कंट्रीज का एक कार्टेल है। उसने डिसाइड किया कि सप्लाई कट करेगी। तो रुपी पे जो डेप्रिसिएशन आया ये 0.5% का, ये क्यों आया? अनाउंसमेंट हुई एमपीसी मीटिंग के रिव्यू की, और इसके बाद ओपेक प्लस के सप्लाई कट की। इंडियन रुपी क्लोज हुआ 82.68 अ डॉलर कंपेयर टू 82.31, 0.45 पैसा वीक हो गए हम डॉलर के अगेंस्ट। अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट रेट इस बार चेंज नहीं होंगे, क्योंकि पिछली बार भी आपने देखा होगा आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किए थे इंडिया में। और क्योंकि अभी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ पर आशंका ये है कि जो रुपी है इसकी वैल्यू और कम हो जाएगी और डॉलर की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो सेंट्रल बैंक के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा डिफेंड करना हमारी करेंसी को, अगर पॉज आता है इंटरेस्ट रेट में। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है किसी भी कंट्री का, तो यूजुअली नॉर्मली ऐसा होता है कि वहाँ की करेंसी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपका करेंसी जो भी आपके यहाँ लेट्स से डॉलर है, तो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आपके यहाँ एफडी है मान लीजिए, या ट्रेजरी है, जो भी बिल्स है, इस पर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो दुनिया क्या करेगी, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो सारे आएंगे, पहले डॉलर्स खरीदेंगे और उस डॉलर्स को फिक्स डिपॉजिट्स में और लॉन्ग टर्म एसेट्स या शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो करना तो होगा उन्हें डॉलर में, क्योंकि आपकी करेंसी क्या है, डॉलर है। मान लेते हैं यहाँ एक कंट्री जिसकी करेंसी डॉलर है, तो इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है किसी कंट्री का, तो वहाँ की जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है, वहाँ की इनकम भी बढ़ने लगती है उस इन्वेस्टमेंट की। तो लोग उस इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं, तो उस करेंसी को खरीदते हैं, उससे वो इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं। तो ये एक रीज़न है कि हमारी करेंसी यहाँ वीक हो सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट चेंज तो हुआ नहीं, और इंटरेस्ट जब गिरेगा भी तो हमारे जो फिक्स इन्वेस्टमेंट्स हैं, जहाँ एफडी पे पहले मान लीजिए आपको 7% मिलता था, और अगर आगे जाके 2% रेट कम हो जाता है तो 5% पे आ जाएगा, राइट। तो इससे रुपए की वैल्यू भी कम होगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स आपको दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे जो ज़्यादा फिक्स टर्म पे करता हो। रेपो रेट अभी तक 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़ चुका है टू 6.5%। 250 बेसिस पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, 2.5%। तो 1 बेसिस पॉइंट 0.1% होता है। तो इस तरीके से 250 बेसिस पॉइंट बढ़ चुका है टू 6.5% बिटवीन मई 2022 और फरवरी 2023। एमपीसी ने डिसाइड किया था अप्रैल के रिव्यू में कि हम पॉज करेंगे इस बार रेट हाइक्स को। और जो शक्तिकांता दास जी हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने एम्फेसाइज किया, मतलब जोर दिया कि ये एक पॉज है, यहाँ से आगे और भी हम बढ़ा सकते हैं
इसको ये मत मानिएगा कि अब से इंटरेस्ट रेट नीचे ही जाएंगे, नहीं। तो ये पिवट नहीं है, ये पॉज है। पिवट बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीख लीजिएगा, इससे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये न्यूज़ आप पढ़ते हैं किसी भी सेंट्रल बैंक से रिलेटेड, यहाँ पे पिवट वर्ड हमेशा यूज होता रहेगा। Consumer Price Index based inflation, the main yardstick for monetary policy making in April, declined to an 18-month low of 4.7%. Consumer Price Index, जिसे हम कहते हैं CPI, ये एक यार्डस्टिक है, मतलब कह सकते हैं एक मेजर, जैसे आप एक रूलर यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए लंबाई को, वैसे ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसा यार्डस्टिक है जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकिंग में यूज़ होता है। और ये 18 महीने के लो पर है, जो कि बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स यूजुअली बढ़ाए इसलिए जाते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही होती है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से लोग पैसा कम खर्च कर पाते हैं, सेविंग ज़्यादा करता है, और इकोनॉमी से पैसा कम होता है तो चीज़ों के दाम, जब उनकी डिमांड कम होगी तो दाम भी कम होंगे, तो इस तरीके से कंट्रोल कर पाती हैं। USD INR स्पॉट जो है ये ऊपर क्लोज हुआ, क्योंकि आप देखेंगे कि रैली आई है यूएस के डॉलर इंडेक्स में ऑल ओवर वर्ल्ड। खाली ये हम यूएस इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। एक तो यूएस में जॉब्स डेटा बहुत स्ट्रांग आए हैं अभी भी, जिसकी वजह से इंडेक्स बढ़ा। नियर टर्म में आप ये देखेंगे कि एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपये के दाम ऐसा नहीं है कि रिकवर कर सकता है यहाँ से, और गिर ही सकता है। और एशियन करेंसीज की बात करते हैं। अब लोग बोलते हैं कि इंडिया में रुपये कमज़ोर हो गया, या उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि तुम्हारा फेलियर है, लेकिन देखिए ऐसा नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता। आप देखें डॉलर इंडेक्स को, तो ये डॉलर का पूरा एक इंडेक्स है, खाली रुपये के अगेंस्ट नहीं है ये। आप देखिए जितनी भी एशियन करेंसीज हैं वो वीक हुई है अगेंस्ट डॉलर। एशियन करेंसीज देखें तो सारी आप कोई भी कंपेयर कर सकते हैं, CNH, KRW, ये सारी थर्ड। अब एक सेकेंड, मैं आपको बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। ये देखिए, आप अगर बास्केट्स ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट कंपेयर करना चाहते हैं तो ये है USD का इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं DXY, डॉलर इंडेक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे इसने अपना टॉप बनाया था। ये था करीब करीब अभी 115 का, और ये तब था जब हमारी मार्केट काफ़ी नीचे आ रही थी, और USD मार्केट भी काफ़ी, US की मार्केट भी नीचे आ गई थी। तो हमारे स्टॉक मार्केट यहाँ पे बिल्कुल रेड थे और काफ़ी बेरिश हो चुके थे। यहाँ पर हम फिर यहाँ से आप देखेंगे जब मार्केट में रैली आई, ये इसने रेस्ट लिया है कहाँ पर, 101 पर। अभी हम ट्रेड कर रहे हैं 103 के आसपास। यहाँ से हम हर बार आप कह सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस है $1 का, हर बार यहाँ से सेलिंग आती है डॉलर में। ये है करीब 104 का लेवल मान लेते हैं। तो अभी ये उससे नीचे ही ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई 103 के ऊपर। तो कह सकते हैं 103 एक अच्छा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, सॉरी, जहाँ से ये वापस लौट कर ऊपर जाए इसे हम सपोर्ट कहते हैं, और जिसे ये ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा, जहाँ से हमेशा नीचे आता है, ये होता है रेजिस्टेंस। तो अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है डॉलर इंडेक्स। आते हैं अगले आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्विसेज PMI के बारे में। सर्विसेज PMI के बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन इसे हम बोलते हैं परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये देखिए हेडलाइन फिगर, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिलीज किया जाता है S&P ग्लोबल के द्वारा। यह है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल, बहुत ही फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, काफ़ी रेप्यूटेड है। आप देख सकते हैं कि हेडलाइन फिगर जो है ये बता रहा है कि सर्वे जो है बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डिक्लाइन मार्जिनली टू 61.2 इन मई फ्रॉम इट्स 13 ईयर हाई पे पहुंच गया था परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर आप देखें, एंड 62 पे था और इससे डिक्लाइन हुआ 61.2 पे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मई में आप देखें सर्विसेज की बात हो रही है। अच्छा, ये दोनों के लिए आता है, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों के लिए आता है। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिलीज किया जाता है S&P ग्लोबल के द्वारा। यह है स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स ग्लोबल, बहुत ही फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, काफ़ी रेप्यूटेड है। आप देख सकते हैं कि हेडलाइन फिगर जो है ये बता रहा है कि सर्वे जो है बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डिक्लाइन मार्जिनली टू 61.2 इन मई फ्रॉम इट्स 13 ईयर हाई पे पहुंच गया था परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर आप देखें, एंड 62 पे था और इससे डिक्लाइन हुआ 61.2 पे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मई में आप देखें सर्विसेज की बात हो रही है। अच्छा, ये दोनों के लिए आता है, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज
दोनों के लिए आता है। मैन्युफैक्चरिंग का अलग पीएमआई, इसे हम कहते हैं पीएमआई सर्विसेज और इसे कहते हैं पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ बात हो रही है एक्सपेंशन की। देखिए यहाँ हम मेजर करते हैं एक्सपेंशन ऑफ सर्विसेज एक्टिविटी की। सर्विस सेक्टर है, मान लीजिए अगर आप वहाँ देखें कि पीएमआई इंक्रीज हो रहा है तो उस सेक्टर में एक्सपेंशन हो रहा है, उस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, और ये एक लीडिंग इंडिकेटर मानते हैं हम इसे स्टॉक मार्केट में। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सर्विस इंडस्ट्रीज जो बहुत अच्छा ऑलरेडी लेट्स से प्रिपेयर्ड है और काफ़ी अच्छा उनका टाइम चल रहा है, लेट्स से बुलिश ट्रेंड चल रहा है, वहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये एक्सपेंशन होता है तो उनके लिए और बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है, वो और बेटर ग्रोथ कर चुकी है। उनके रिजल्ट आने से पहले आप ऐसे कह सकते हैं। तो किसी कंपनी का रिजल्ट नहीं आया और आपको बताना है कि इस बार बेटर आएगा या खराब आएगा, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि वो किस सेक्टर की कंपनी है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि वो जिस सेक्टर पे है उसका पीएमआई, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स का डेटा कैसा है इस बार। अगर बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सेक्टर में एक्सपेंशन तो बढ़िया हुई है। अब उस सेक्टर में जो ग्रोथ हुई है उसका सबसे ज़्यादा फायदा कौन सी कंपनी उठा पाएगी, आपको ये देखना है। और तब आप उस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट से पहले ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये जो कंपनीज है लेट्स से टॉप 3 या टॉप 5। यू डोंट हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको एक ही कंपनी नहीं चूज करनी, लेकिन आप इस तरीके से बता सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा कर सकती है, 3 कंपनी, वहाँ उस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस के साथ एंड अपना रिस्क मैनेज करके। तो इसके बारे में पूरा नहीं समझाने वाला, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीएमआई का कितना अच्छा यूज़ है और ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। तो लोग लीडिंग इंडिकेटर ढूंढते रहते हैं हमेशा, लेकिन वो आपको चार्ट्स पे नहीं मिलने वाले, वो मिलते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, तो यहाँ मिलते हैं वो आपको इन डेटा से। इसके बाद कुछ और छोटी मोटी खबरें हैं जो बताता हूँ मैं आपको, जैसे कि एप्पल का स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई पे चला गया क्योंकि उन्होंने एक मिक्स रियलिटी के फोरे में एंट्रेंस ली है अभी, और काफ़ी ज़्यादा हाइप है। जब एप्पल कभी भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है हमेशा हाइप रहता है यहाँ पर। एप्पल आप देख सकते हैं कि मार्केट वैल्यू जो है अभी शॉर्ट है, थोड़ी सी ऑल टाइम हाई पीक जो है $3 ट्रिलियन की, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि ये लॉन्च करेगा मिक्स रियलिटी हेडसेट वर्ल्ड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस WWDC में, और ये पहला बिग मूव होगा नए प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर आप देखते हैं। और इनका शेयर प्राइस अभी $184.15 पे ट्रेड कर रहा था। एंड लेट्स सी इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है ना, एप्पल इस सेक्टर में क्या कर पाता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। आप बात सुनते होंगे मेटावर्स के बारे में, तो मेटावर्स भी इस चीज़ के ही बारे में है कि हम किस तरीके से वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके हमारे घर से ही पूरी दुनिया को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, सब कुछ सीख पाएंगे और घूम पाएंगे। और मेटावर्स में तो आपको पता है मेटा ऑलरेडी काफ़ी पहले से इन्वॉल्व है और अब एंट्रेंस हुई है एप्पल की, तो यहाँ कंपटीशन भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इसके अलावा एक और खबर है पाकिस्तान के बारे में। एक्चुअली न्यूयॉर्क में NYC में इनका एक बहुत फेमस होटल है रोजवेल्ट होटल, और ये होटल इन्हें रेंट पे देना पड़ गया है न्यूयॉर्क को, NYC को, जो वहाँ की आप कह सकते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इक्विवेलेंट है। और ये उन्होंने दिया $220 मिलियन के लिए फॉर 3 years। ऐसा क्यों किए हैं? अच्छा, ये कोई न्यूज़ नहीं है कि अगर कोई कंट्री रेंट करी अपने होटल्स को, मे बी उसे यूज़ ना करती हो, बट यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर इन्हें कैश की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि इन्हें ये होटल्स और ये छोटे छोटे एक कंट्री के लिए $220 मिलियन ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन उन्हें ये सब करना पड़ रहा है इतने कम पैसे के लिए। और ये होटल ओन करता है स्ट्रेट रन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, वहाँ के विशेष मिनिस्टर ने कहा, और इसे फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से इन्हें शट डाउन भी करना पड़ गया था, क्योंकि कोरोना वायरस पैंडेमिक जो होटल्स और एयरलाइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी थी, ये तो उसे सर्वाइव नहीं कर पाया था। तो न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट अब इसे यूज़ करेगी एज एन इमिग्रेंट हाउसिंग बिजनेस, एंड 3 साल के लिए ये दिया गया है ताकि तुरंत जो है शॉर्ट टर्म में वो कैश अरेंज कर पाएँ। और ये डेवलपमेंट तब आई है जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो कोशिश कर रहे हैं बेल आउट फ्रॉम IMF, डिफ़ॉल्ट अवॉइड करने के लिए। और नेशन की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो आपको ही पता है कि उसका कितना बुरा हाल चल रहा है इस वक्त। अगली खबर है क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड। SEC, आपने सेबी का नाम सुना होगा, राइट? इंडिया में हम लोग सेबी की बात करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसी के इक्विवेलेंट USA में आप देखें तो
SEC, और SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वहाँ मार्केट रेगुलेटर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जैसे इंडिया है वैसे ही वहाँ पे भी। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है बाइनेंस, उनके CEO और फाउंडर शांगपेंग झाओ, इनको सू किया गया है यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा ऑन मंडे। क्यों? क्योंकि वो यूएस के कस्टमर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाए अपने प्लेटफॉर्म से। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट या एक्सचेंज लॉन्च करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यूएस के क्लाइंट्स आपके प्लेटफॉर्म पे ना है, क्योंकि अगर वो आ गए, वो झूठ बोल कर भी आ गया कि वो यूएस के नहीं है, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी और यहाँ पर आप आ जाएंगे SEC के रडार में। तो कभी भी अगर आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिजनेस, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी एक्सचेंज जो रेगुलेशन यूएस में नहीं है, जिसका या प्रेजेंस भी नहीं है, अगर यूएस का कस्टमर वहाँ आता है तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यूएस के कस्टमर्स को ना दें, और यूएस के कस्टमर्स की कोई लायबिलिटी यहाँ पर नहीं आती। तो उन्होंने कहा है कि मिसलीड करते हैं मार्केट इन्वेस्टर्स को मार्केट सर्वेलेंस कंट्रोल्स के बारे में, और अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज एक्सचेंज की तरह ये काम कर रहे हैं इस वक्त। ये फेडरल कोर्ट में की गई है वॉशिंगटन में, और इन्होंने ये भी कहा है कि बाइनेंस और झाओ सीक्रेटली कंट्रोल करते हैं कस्टमर के एसेट्स को। कस्टमर जो फंड डिपॉजिट कर रहा है, मान लीजिए अपने डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट में जो भी इन्वेस्ट करते हैं, वो उसे भी यूज कर रहे हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं कस्टमर फंड्स को। तो इस तरीके से काफ़ी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं और इससे बहुत बड़े लीगल इश्यूज क्रिएट होते हैं बाइनेंस के लिए। अभी इन्हें यूएस के कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन, इन्होंने भी मार्च में ही इन्हें सू किया था। इनकी होल्डिंग कंपनी बेस्ड है केमन आइलैंड्स में, बाइनेंस ने कहा, लेकिन उनका कोई हेडक्वार्टर है ही नहीं, या फिर शायद वो बताना नहीं चाहते कि उनका हेडक्वार्टर कहाँ है। और Binance.com इनका ग्लोबल डोमेन है और ये डोमिनेट करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग लैंडस्केप में। इन्होंने प्रोसेस किए थे लास्ट ईयर $65 बिलियन के ट्रेड पर डे, और इनके पास मार्केट शेयर कितना है 70%। तो बाइनेंस एक मोनोपोली है इस वक्त अगर आप देखें एक्सचेंज के मामले में, क्रिप्टो के सीन में जो भी। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट्स आई हैं, देखते हैं कि क्या होता है। इससे बहुत पैनिक्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे FTX के साथ हुआ था। हो सकता है कि लोग पैनिक में आके बाइनेंस से पैसे विड्रॉ करें और वहाँ पे एक बैंक रन की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो जो लोग चाहते हैं हम इसे आगे और डिस्कस करें, कुछ और टॉपिक्स के बारे में, वो थोड़ा और ज़्यादा इंसाइट्स चाहते हैं, तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।